हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां पर पढ़ाई होने वाली है बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और क्लास 10th की फिजिक्स में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है वो है लाइट। और बेटा लाइट में भी हमारे सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में दो फिनोमिना दिए गए हैं। ठीक है, एक फिनोमिना जो आपके सामने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ओके, तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन। और हम जानेंगे कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, क्यों लाइट हमें पढ़नी है, किस चीज पे बेस्ड है, और लाइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कि जो मिरर्स हमारे सिलेबस में है, जो स्फेरिकल मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। और उसके बाद रूल्स पढ़ने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन भी बना करके देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज बनती कैसे है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक लाइट। ओके, तो लाइट के बारे में क्या लिखा गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी की फॉर्म अपने क्लास 9 में भी पढ़ करके रखी होगी। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी होगी, थर्मल एनर्जी पढ़ी होगी जिसे हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, और आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। वैसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म है दैट इनेबल्स अस, जो हेल्प करती है हमें किसमें, टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में। अब आप सोचते होगे कि देखने में तो हमारी आंखें हमारी हेल्प करती हैं, बट बेटा ऐसा नहीं है। क्या आप अंधेरे कमरे में चीजों को देख सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। हम आंखों से देखते तो हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। लाइट हमारे लिए इनेबल करता है, चीजों को आसान बनाता है ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है वो है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर लाइट के पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर लाइट के पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, या लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बट नॉर्मल इन जनरल केस जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद है कि लाइट इज अ ट्रांसफर वेव। लाइट क्या है? ट्रांसफर वेव है, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा। ट्रांसफर वेव क्या? जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है ट्रैवल के लिए, डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ओके, और अगला जो स्टेटमेंट है वो है कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम आप जानते हो, जहां पर कोई भी एयर भी नहीं होती है, बिल्कुल एयर फ्री स्पेस होता है, तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऊपर आपने पॉइंट में पढ़ा कि लाइट को किसी मीडियम की किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है लाइट को ट्रैवल करने में। और अगला है लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं। कौन कौन से? पहला नेचर जो होता है लाइट का वो वेव नेचर होता है, और दूसरा जो होता है वो कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। और आप क्लास 10th की साइंस में लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है कि लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या बनाती है? शैडो बनाती है। किसकी शैडो बनाती है? अगर लाइट के पाथ पर, लाइट के रास्ते पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट की क्या बनाती है? शैडो बनाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया लाइट के बारे में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, जो अगला टॉपिक है ये आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, फिर हम जानेंगे इसे बना करके डायग्राम के थ्रू। क्या बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई लाइट की रे मतलब क्या होता है? कोई लाइट की किरण। ठीक है, किरण किसी का नाम भी होता है, बट यहाँ पर हम लाइट रे की बात कर रहे हैं, जो लाइट की किरण है। स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, जब वो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक मतलब किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, किसी पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, तो वो लाइट रे क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम सामने देख रहे हो। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जरा खुद से बना के देखते हैं कि हम कैसे करेंगे, इस फिनोमेना को कैसे पढ़ें। तो आइए अब इसके आगे इसका फिनोमेना हम और ठीक से पढ़ते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ठीक से समझते हैं कि कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है।
तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनाएं, एक मिरर को कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक ग्लास की प्लेट लेनी होगी, कोई भी ग्लास का टुकड़ा, कांच की प्लेट, और वो कैसी होगी, वो होगी ट्रांसपेरेंट। कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। अब बेटा जब वो ट्रांसपेरेंट होगी तो जब कभी उस पर कोई लाइट रे स्ट्राइक होगी तो वो लाइट रे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा ही नहीं। और हमें क्या करना है, हमें इस ग्लास की प्लेट को, जो हमने ग्लास प्लेट यहाँ पर ली है जो ट्रांसपेरेंट है, इसे हमें बनाना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हमें इस ग्लास प्लेट पे क्या करनी होगी, कोटिंग करनी होगी या पॉलिशिंग करनी होगी। ठीक है, तो कैसे कोटिंग या पॉलिशिंग करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ग्लास प्लेट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ग्लास प्लेट लेंगे और इस ग्लास प्लेट पे हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कोटिंग। ये देखिए हमने कोटिंग करी इसके एक साइड पे, कोटिंग या पॉलिशिंग करी। अब ये कोटिंग या पॉलिशिंग क्यों कर रहे हैं, कोटिंग या पॉलिशिंग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर जो हमारी ग्लास प्लेट थी वो ग्लास प्लेट पे हम कोटिंग ना करते तो लाइट रे क्या हो जाती, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट से आर पार हो जाती। लेकिन कोटिंग करने से क्या होगा, अब ऊपर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगी और लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी। अब बात आती है जो कोटिंग हो रही है, जो पॉलिशिंग हो रही है, किसकी करें, तो ये कोटिंग या पॉलिशिंग हम करेंगे किसकी, सिल्वर की, जिसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, Ag। अब सिल्वर की कोटिंग या पॉलिशिंग क्यों कर रहे हैं, और भी सब्सटेंस और भी मटेरियल होते हैं उनकी क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी भी करते हैं, लेकिन सिल्वर के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है और सिल्वर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भी होता है। तो एक अच्छे रिफ्लेक्टर होने की वजह से सिल्वर का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और सिल्वर की कोटिंग की वजह से ये सरफेस कैसी हुई जा रही है, रिफ्लेक्टिंग हुई जा रही है। क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये जो सरफेस है ये हमारी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि ये सरफेस हमारी क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, या कह सकते हैं कि ये सरफेस जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, या कह सकते हैं पॉलिश्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड। और जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो और ज्यादा अच्छा और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को और ज्यादा बेहतर। तो देखिए इस डायग्राम में आपको ग्लास प्लेट दिख रही है, हम इस ग्लास प्लेट पे करेंगे सिल्वर की कोटिंग। तो आइए करते हैं सिल्वर की कोटिंग। आपको शो करने के लिए मैं इस रेड कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आपको इमेज ज्यादा क्लियर दिखाई दे। मैं कुछ डिफरेंट कलर के पेन्स का यूज करूंगा यहाँ पर ताकि आपको जो चेंज हो रहा है वो क्लियरली दिखाई दे सके। ओके, तो ये जो रेड कलर से मैंने कोटिंग करी है, एक्चुअली ये मैंने शो करी है सिल्वर कलर की कोटिंग जो यहाँ पर हम लोगों ने करी है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक लाइट रे है, वो लाइट रे क्या हो रही है, इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। क्या हो रही है, इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। जो लाइट रे इस सरफेस पे स्ट्राइक होगी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, टकराने के बाद यही लाइट रे, देखिए ये लाइट रे यहाँ पर जा रही है और यहाँ से टकराने के बाद ये क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। बाउंस बैक का मतलब क्या है, वो आर पार नहीं जा रही है। क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि ये कैसी सरफेस है, नीचे वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट इंसिडेंट हुई उसे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हुई उसे क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। बेटा जहां पर ये गिरती है, ये लाइट रे जहां पर पड़ती है और जहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये जो पॉइंट होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इस नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इस परपेंडिकुलर और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है। कुछ छोटे छोटे शॉर्ट एमसीक्यूज बन जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज भी काफी सारे आने लगे हैं। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल सकते हैं या वेरी शॉर्ट में मिल सकते हैं कि हम किसे एंगल मानेंगे।
तो बेटा जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। देखो एक तो ये हमारी सरफेस है जो ग्लास प्लेट है, एक तो ये एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम एंगल किसे मानेंगे? हम एंगल सिर्फ उसे लेंगे जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ एंगल बनाएगी? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल किसके साथ बना होना चाहिए? नॉर्मल के साथ ही बना होना चाहिए। तो ये बेटा आपका फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। इसके बाद रिफ्लेक्शन के आपको 2 लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आ गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इससे पहले जस्ट अभी हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, 1 मिनट में जल्दी से उसको बना लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया था? एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट प्लेट ली थी, उस प्लेट पे हमने सिल्वर की कोटिंग या पॉलिशिंग करी थी, जिसकी वजह से ऊपर वाली सरफेस कैसी हो गई थी? स्मूथ हो गई थी, शाइनी हो गई थी, पॉलिश्ड हो गई थी, रिफ्लेक्टिंग हो गई थी। उसके बाद जब कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद वो सेम पाथ मतलब उसी मीडियम पे क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। जहां पर लाइट रे इंसिडेंट होती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये सॉरी, ये जो रे है हमारी, ये कौन सी रे है? ये है हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये वाली जो रे है हमारी वो है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। जस्ट अभी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, किसके साथ बनेगा एंगल? नॉर्मल के साथ। तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है एंगल, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या होगी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि एंगल हमेशा किसके साथ बना होना चाहिए? नॉर्मल के साथ बना होना चाहिए, ठीक है। अब हम लॉस पे आ जाते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है? आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट से पहले मैं आपको इसे डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे होगी, कौन सी रे? इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करेगी इस मिरर पे, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे लाई करते हैं एक सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट मैं बताने जा रहा हूं, आप स्टार बना लीजिएगा इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी फंसेगा और एमसीक्यूज भी फंसेंगे। क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद बना के देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं ठीक से। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, मैं जल्दी से फिर से बताता हूं। अगर मैंने कोई ग्लास की प्लेट ली और उस ग्लास की प्लेट के किसी भी एक साइड पे मैंने क्या कर दी? कोटिंग कर दी, पॉलिशिंग कर दी, तो ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, पॉलिश्ड हो जाती है या शाइनी हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से लाइट क्या होती है? बाउंस बैक करती है या इमेज भी बनती है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होती है, किसका पार्ट होती है? किसी भी होलो स्फीयर का पार्ट होती है। एक स्फीयर जो कैसा हो? अंदर से होलो हो। होलो मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, खोखला, ठीक है। एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से कैसा हो? खोखला हो। जैसे आपने बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल, वो अंदर से खोखली होती है और स्फीयर शेप की होती है, तो उसे हम होलो स्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे बनी हो? ऐसा मिरर, फिर से अभी यहीं पे याद हो जाएगा आपको, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे मिलकर के बनी हो? किसी होलो स्फीयर से बनी हो। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे बनी हो? होलो स्फीयर से बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि स्फीयर से बना हुआ है।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हों, अगर आपके दांतों में कभी कोई समस्या आई हो या नहीं भी आई हो, तो आपने देखा होगा या किसी से सुना होगा कि डेंटिस्ट जो होते हैं ना, वो एक कर्व मिरर यूज करते हैं। या अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए हो तो आपने देखा होगा, कार पे देखा होगा, कार पे दो मिरर होते हैं, एक IRVM एक ORVM, जो अंदर की तरफ मिरर होता है और जो बाहर की तरफ मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है वो कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। इन्हीं कर्व्ड मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे इनका यूज होता है, टेलीस्कोप में भी यूज होता है। ओके, और ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कौन सा? कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक क्लियर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और जिस होलोस्फीयर की बात कर रहे थे वो होलोस्फीयर क्या होता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज हमारे पास ये होलोस्फीयर है, सॉरी मुझे पहले सेलेक्ट करना भूल गया था। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक होलोस्फीयर लेंगे। शेप पे मत जाइएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। होलोस्फीयर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस होलोस्फीयर को आप अज्यूम कर सकते हैं, क्रिकेट की बॉल से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होलोस्फीयर ले लिया और इस होलोस्फीयर को हम वर्टिकली, बेटा ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम इसे कट कर लें, ठीक है। और ये जो हमारा होलोस्फीयर है, ये क्या है बेटा? होलोस्फीयर है। ये होलोस्फीयर किसका है? ये होलोस्फीयर है ग्लास का। किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। अब इस होलोस्फीयर को अगर मैं बीच से कट कर दूं ऐसे, इसे कहते हैं वर्टिकली कट करना। और अगर मैं इसे ऐसे कट करता तो कहता कि हॉरिजॉन्टल कट किया गया। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी कट कर दें, ठीक है। तो मैं वापस से बनाता हूं, या इसे में समझते हैं। जब मैंने इसे वर्टिकली कट कर दिया तो हमें इसके दो हिस्से नजर आए, ठीक है। एक पार्ट हमें ऐसा मिला और एक पार्ट हमें ऐसा मिला। ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको बीच से कट करूंगा तो एक पार्ट मुझे ये वाला मिलेगा जो मैंने यहाँ बनाया है, और एक पार्ट मुझे ये वाला मिलेगा जो मैंने वहां पे बनाया है। अब ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों होलोस्फीयर के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? होलोस्फीयर के पार्ट है। और अगर होलोस्फीयर के पार्ट हैं तो ये कौन सा मिरर बनाएंगे? स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये किससे बना है? ग्लास से। अब मिरर बनाने के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हो कि क्या करनी पड़ेगी? कोटिंग करनी पड़ेगी या पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कोटिंग या पॉलिशिंग। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बताया था कि मिरर दो तरीके के होते हैं, स्फेरिकल वाले। कौन से? एक कॉनकेव मिरर और एक कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम किसे कॉन्वेक्स कहेंगे और किसे कॉनकेव कहेंगे? तो बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स बेस्ड जो होता है उसकी कोटिंग पे, उसकी पॉलिशिंग पे, कि किस साइड पे हम पॉलिशिंग करेंगे, किस साइड पे हम कोटिंग करेंगे। तो बेटा अगर हम इस उभरे हुए पार्ट पे, इस बल्गिंग पार्ट पे कोटिंग कर दें या पॉलिश कर दें, तो अगर बेटा हमने एक साइड पे कोटिंग कर दी है तो दूसरी वाली साइड कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। तो जब बल्गिंग पार्ट पे या आउटर साइड पे कोटिंग होती है तो अंदर वाली जो साइड है, अंदर वाली जो साइड दिख रही है, ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है रिफ्लेक्टिंग। कैसी हो जाती है? रिफ्लेक्टिंग। और ये एक मिरर की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है? मिरर की तरह काम करने लगता है। और अगर हम पर बाहर की साइड पे पॉलिश ना करके इन साइड कोटिंग कर दें, इसे कहते हैं इनसाइड कोटिंग करना या अंदर की साइड पे पॉलिश करना। तो अगर हम इनसाइड कोटिंग करते हैं तो इस बार जो बल्गिंग वाली साइड है, ये जो उभरी हुई साइड है, ये वाली साइड कैसी बिहेव करेगी? ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, मतलब एक मिरर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस तो आप समझ गए, डिफरेंस तो कोटिंग का है। तो अब किसका क्या नाम होगा? जब बेटा आउटर साइड पे कोटिंग होगी तो वो मिरर हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। और जब अंदर वाली साइड पे कोटिंग होगी और बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर एक होलोस्फीयर से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमने अभी आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया, वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके डेफिनेशन में जस्ट आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा हुआ है?
द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड इट्स सरफेस। मतलब स्फेरिकल मिरर के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं सीधे आता हूँ और आपको डेफिनेशंस क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ठीक है। तो बेटा हम किसी भी एक मिरर से इन सारी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। मैं वापस से बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था एक होलो स्फीयर, उस होलो स्फीयर को वर्टिकली कट किया था, तो हमें क्या मिलेंगी, दो कर्व मिले थे। क्या मिले थे, दो कर्व मिले थे। अगर हमने उसकी आउटर साइड पे कोटिंग करी थी तो अंदर वाली साइड कैसी थी, रिफ्लेक्टिंग, और अगर हमने अंदर साइड पे कोटिंग करी थी तो आउटर साइड कैसी हो गई थी, रिफ्लेक्टिंग हो गई थी, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा ये जो कर्वेचर हमारे पास है ये आया कहाँ से, आया तो इस होलो स्फीयर से है ना। देखो ये स्फीयर था, ये इसका सेंटर था, और देखिए हमने इस तरह पार्ट को कट किया था ना, तो इसका भी सेंटर तो यही होगा ना, होगा नहीं। तो चलिए इसको बनाते हैं, किसी भी एक मिरर को पकड़ लेते हैं। सपोज हमने बना लिया, ये आउटर साइड पे कोटिंग कर दी, और आउटर साइड पे कोटिंग करने वाला मिरर हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इस कर्वेचर का बेटा जो मिड पॉइंट होता है, जैसे ये कर्वेचर है ना हमारी, इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट हमारा पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पोल कहलाता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट है ना हमारा, जिसको हमने भी कोटिंग करी है, और ये इसका क्या है, सेंटर, किसका सेंटर, जिस स्फीयर से ये बना हुआ है उसका सेंटर, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। हम इससे फिलहाल सी से डिनोट कर लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी सर्कल और स्फीयर फ्रॉम विच अ कर्व्ड मिरर और लेंस इज मेड। लेंस भी बनते हैं बेटा इसी से। फिलहाल हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिरर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फीयर से बना हुआ है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्वेचर का सेंटर। पहले तो वो स्फीयर का सेंटर था, अब ये किसका सेंटर है, कर्वेचर का सेंटर है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि इफ यू इमेजिन दैट कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सर्कल, आप समझ रहे हो कि जो कर्व्ड मिरर है हमारा ये एक बड़े सर्कल का पार्ट है, देन द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, तब उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कौन से लेटर से, लेटर सी से, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, इट इज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे पाया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फॉर अ कॉनकेव मिरर इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है फ्रंट पे होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर होती है। अब बात आता है फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर क्या है, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आपको क्या है, ठीक है। देखिए बेटा जरा, ये है हमारी सरफेस, अगर हमने इसके आउटर पार्ट पे या बल्गिंग पार्ट पे क्या कर दी, कोटिंग कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं वो स्फीयर जिससे हमने इसको कट किया था। तो देखिए ये वाला पार्ट हमने कट किया था, इसी पे हम कोटिंग कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है, देखो कहाँ पे, इसके सामने पे है। तो देखिए ये बेटा सेंटर है, और ये कहाँ पे है, ये देखिए अगर हम इस पे कोटिंग कर दें, इसी पे देख लेते हैं, अगर मैं इस पे कोटिंग कर दूं तो देखिए अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या है इसका सेंटर, जो कहाँ पर है, बिल्कुल इसके सामने है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट ले लें बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा आपको, बस अपना फोकस बनाए रखिएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया, चलिए ये वाला पार्ट ले लिया बेटा, और हमने कौन सी साइड पे कोटिंग कर दी, कोटिंग कौन से साइड पे कर दी, अंदर की साइड पे कर दी, क्योंकि बाहर की साइड पे करते हैं तो वो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बन जाता है, और हमें बनाना कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें कोटिंग कहाँ पे करनी होगी, अंदर साइड पे। अब जब बेटा कोटिंग अंदर साइड पे कर दी है, तो जो सरफेस होगी ये बाहर वाली, ये सरफेस हमारी कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी,
कैसी सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, मतलब एक मिरर की तरह बिहेव करेगी। और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना होगा तो उसे कहाँ पे, सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, मैं ऐसे नॉर्मल सा कुछ बना दे रहा हूँ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, इस इमेज को देखना है, तो हम मिरर के सामने रखेंगे ना। अगर आप शीशे में अपने आप को देखते हो, मिरर में अपने आप को देखते हो, तो आप मिरर के पीछे खड़े होते हो क्या, नहीं ना, आप कहाँ खड़े होते हैं, मिरर के सामने। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो हम उसे मिरर के सामने रखेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग साइड के या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, ठीक। और इस वाली पार्ट पे हमने क्या करी है, कोटिंग करी है। और बेटा देखिए इसका सेंटर कहाँ पे है, इस तरफ है, इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर। तो सेंटर और ये हमारी कर्वेचर का मिड पॉइंट हो गया पोल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो बेटा जो लास्ट वाले दो स्टेटमेंट है ना, वो यही कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, और रिफ्लेक्टिंग साइड के बिल्कुल सामने ही क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बोला गया कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। बिहाइंड द मिरर कैसे बेटा, ये रही आपकी कोटिंग, और कोटिंग के अपोजिट साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी सरफेस, जहां से हम इमेज को देखते हैं, मिरर की तरफ देखते हैं। तो ये मिरर के कहाँ है, पीछे है, किस तरफ है, कोटिंग की तरफ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जस्टिफाई हो गए। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इसी पोल की तरफ, जो मैंने अभी आपको पोल बताया था कि द पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ मिरर। कि अगर हमारे पास कोई मिरर है, सपोज ये हमारे पास क्या है, मिरर है, और इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है या कह सकते हैं सेंटर पॉइंट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोल। तो ये हमारी आउटर साइड पे कोटिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, किसका, कॉनकेव मिरर का। और अगर हम इनसाइड कोटिंग कर दें, इनसाइड कोटिंग कर दें, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे इसके जो इसका मिड सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। देखो मैंने अभी वर्ड यूज किया था कि ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिरर का। और ऑल डिस्टेंसेस आर यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसका क्या मतलब है बेटा, अभी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल में बहुत सारे डिस्टेंसेस का यूज करोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इमेज जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बन रही है। तो ये जो सारी डिस्टेंसेस होंगी ना, ये सारी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से। अब न्यूमेरिकल का नाम आया है तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूँ और उनको समझना भी बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हमने पोल पढ़ लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोल हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने भी आपको बताया था, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। किसी भी मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ठीक है, या जो बेस लाइन होती है या जो मेन लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या मदद करती है, ये हमें मदद करती है टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट ट्रेवल्स एंड रिफ्लेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है और कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अभी जब हम इमेज बनाएंगे ना मिरर से, तब आप इसका रोल देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो बेटा मैं वापस से रिपीट करूंगा, और इतना रिपीट करूंगा ना, इतना ज्यादा चीजें रिपीट होने वाली इसी वीडियो में, इतना सही होने वाला है कि आपको आज के आज इसी वीडियो में सारी चीजें रट जाने वाली हैं, ठीक है। कैसे, वापस से हम बनाते हैं कर्व सरफेस, और अगर आउटर पार्ट पे कोटिंग करी तो क्या हो गया, आउटर पार्ट पे कोटिंग करेंगे तो अंदर वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग। और अगर अंदर वाली साइड पे हम क्या कर देंगे, कोटिंग या पॉलिशिंग, तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल। और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है, वही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंसेस है, अभी आपने पोल की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाएंगी, पोल से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर क्या होती है, ये होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस कर्वेचर की रेडियस, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ, बिल्कुल इक्वल, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ जो होता है उसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैपिटल एफ क्या होता है, यही होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी वो स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये स्मॉल एफ क्या होती है हमारी, ये होती है फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ। आपको सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। फिलहाल तो नोट्स आपके सामने हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है, बट आप एक सिंगल डायग्राम बना करके सारी चीजों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। और एक बात, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कॉनकेव मिरर के लिए सामने और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा होता है, पीछे, वैसे ही जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो प्रिंसिपल फोकस भी कॉनकेव मिरर के लिए सामने होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहाँ होता है, पीछे। आइए जल्दी से देख लेते हैं फिर कैसे। ये हो गया हमारा कर्वेचर। कर्वेचर के अगर बल्गिंग पार्ट पे या आउटर पार्ट पे हमने कोटिंग करी तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ क्या होता है बेटा, फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है हमारा, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और ये कहाँ पे है, कोटिंग हमारी किस साइड पे है, बाहर की तरफ। तो जो साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग है, ये जो हमारी कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो किस तरफ है, इस तरफ। जिस साइड जो साइड रिफ्लेक्टिंग है उसी साइड पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर हम बनाते हैं कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो तो कॉनकेव था। कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो कोटिंग होती है इनसाइड। कहाँ पे होती है, इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, दूसरी तरफ, बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड द मिरर किसे कहते हैं, ये कोटिंग हो गई, और ये इसकी कौन सी साइड हो गई, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग साइड जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। मिरर के पीछे ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिड पॉइंट हो गया कर्वेचर का, क्या, पोल। और पोल से जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो जस्ट हाफ होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो कि ये हमारी कोटिंग वाली साइड है। कोटिंग के अपोजिट कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, और इसी के पीछे हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों फिगर में आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो मिरर का फ्रंट पार्ट होता है। जो रिफ्लेक्टिंग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी कहीं पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ठीक है, वो होता है मिरर का कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट होता है मिरर का। कौन सा पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट। और जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो पॉलिश्ड साइड होती है, ये जो पॉलिश्ड साइड होती है ये होती है मिरर का बैक पार्ट या बैक साइड। तो आप ध्यान से देख रहे हो, रिफ्लेक्टिंग साइड पे प्रिंसिपल फोकस है तो कहाँ पे हो गया, फ्रंट ऑफ द मिरर। और यहाँ पर कोटिंग वाली साइड पे प्रिंसिपल फोकस है, इसलिए वो कहाँ पे चला जाएगा, बैक पार्ट पे, या जिसे हम क्या बोलते हैं बैक पार्ट को, बिहाइंड मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। कि ब्लैंक स्लाइड रखी थी मैंने आपको समझाने के लिए, वो चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है यहाँ से भी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपने अभी पर क्या पढ़ा, आपने पढ़े कॉनकेव मिरर और क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ पे होती है, जो उसका बल्गिंग पार्ट होता है वो कोटिंग या पॉलिश्ड होता है, और दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर की इनर साइड पे कोटिंग या पॉलिशिंग होती है। तो जो उसका बल्गिंग पार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। अब अगर ये मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो मिरर इमेज भी बनाएगी, और अगर मिरर इमेज बनाएगी तो ऐसे नॉर्मल इमेज नहीं बनने वाली है। क्यों, क्योंकि ये जो स्फेरिकल मिरर है, इन स्फेरिकल मिरर के स्पेसिफिक रूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जो आपकी अगली हेडिंग बनने वाली है, क्या,
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के रूल। और मैंने दोनों मिरर आपके सामने पे लगा के रखे हुए हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बाकी सारी आप चीजें समझ चुके हो। मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस बता के रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस बता के रखा हुआ है, पोल बता के रखा हुआ है। अब बस हमें सिर्फ और सिर्फ रूल पढ़ना है, और बहुत बेसिक से रूल है और बहुत अच्छे से रूल है। कैसे, आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, ये कर्वेचर और ये क्या हो गई, ये आपको कोटिंग दिख रही है। और अगर बल्गिंग पार्ट पे कोटिंग है तो कौन सा मिरर, कॉनकेव। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्वेचर, और अगर इनर साइड पे कोटिंग है, इनर साइड पे कोटिंग है तो हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और ये हमारी कौन सी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहला रूल कहता है बेटा कि अगर कोई लाइट रे, इफ एनी लाइट रे passes from the principal axis, या कह सकते हैं passes to the parallel of principal axis। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो रही है, जा रही है, जैसे ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गई हमारी लाइट रे। तो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो जाते हुए सबसे पहले वो टकराएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद अगर टकराएगी तो अभी आपने सबसे पहला फिनोमेना पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ और शाइनी सरफेस, तो ये क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो ये लाइट रे क्या होगी, बाउंस बैक होगी। लेकिन यहाँ पे रूल यही है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। ये आपका रूल नंबर 1 है। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब यही रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, लेकिन आपको पता है कि इसका जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, पीछे की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ पे होती है, आगे। तो यहाँ पर जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अब बेटा हम यहाँ से तो लाइट रे ला नहीं सकते क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, तो लाइट रे कहाँ से आएगी, सामने से। और जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से होके जाती है, रूल क्या कहता है कि लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। लेकिन जब ये लाइट रे पैरेलल गई तो मिरर से टकराई या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, किसी न किसी एंगल पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है तो उसे कहाँ से होकर के गुजरना होगा, फोकस से होकर के गुजरना होगा। अब ये फोकस से तो जा नहीं सकती क्योंकि फोकस कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को इमेजिनरी बिहाइंड द मिरर मिलाएंगे जाकर के। ठीक है, इमेजिनरी मिलाएंगे जाकर के। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर जितनी भी इमेज बनाएगा वो सारी की सारी होंगी इमेजिनरी। क्या होंगी, इमेजिनरी, जिन्हें हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, मतलब कोई भी इमेज रियल नहीं बनाएगा। अब बात आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। जब बेटा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज की बनती है, सेम शेप की बनती है, तो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। और कॉन्वेक्स मिरर मेरी कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे समझ सकते हैं, जब आप किसी कार पे बैठे हो या किसी बाइक पे बैठे हो तो जो उसका साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में आप देखते हो कि आपको पीछे की सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। अगर पीछे से कोई बस आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई घर बने हुए हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जबकि उस ट्रक का, उस बस का या उस कार का या जो अगल बगल आपको घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका साइज तो बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा साइज इतने छोटे से मिरर में दिख रहा है, मतलब वो इमेज रियल नहीं है। ठीक है, रियल इमेज कौन सी, जो सेम साइज या शेप की बनेगी जाकर के। ऐसा नहीं है कि सेम साइज या सेम शेप की होनी चाहिए, बट कॉन्वेक्स मिरर जो मोस्टली इमेजेस बनाता है या जो सारी इमेजेस बनाता है वो इमेजिनरी या वर्चुअल होती है। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। कॉनकेव मिरर में रियल में गुजरती है और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे गुजरती है, इमेजिनरी। इसीलिए हमेशा कैसी इमेज बनाती है, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, अगर कोई लाइट रे कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्टिंग साइड से मिरर से टकराने के बाद उसी सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी, उसी सेम रास्ते पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और यही रूल अगर हम इसके लिए पढ़ें, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर। और अगर हम कोई लाइट रे इस पे गिराएंगे,
स्ट्राइक कराएंगे तो वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो सेम पाथ पे वापस आनी चाहिए, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। इसीलिए वापस से मैं बता रहा हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसे इमेज बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनाता है, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। ओके, पढ़ते हैं अगला रूल, रूल नंबर 3। ये रूल आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी आप जब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना सीखोगे तो कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के 6 केसेस होते हैं। उसमें जो 6 नंबर वाला केस है ना, वहाँ पर मैं वापस से कह रहा हूँ, आप स्टार बना लो यहाँ पे। ये रूल वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक, क्या कि यहाँ पर कोई रूल नहीं है, और रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे इस मिरर से टकराती है, किसी भी एंगल पे, और बेटा ये आपका बिल्कुल वही सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ, कोटिंग करते थे और लाइट रे इंसिडेंट होती थी और क्या हो जाती थी, बाउंस बैक हो जाती थी। नॉर्मल बनाते थे, जितना एंगल ये होता था वही ये होता था, याद है, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वहां सेम यही है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, और बेटा यही सेम रूल इसके लिए हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहाँ पर भी अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे स्ट्राइक होती है तो वो उसी सेम एंगल पे क्या हो जाती है, उसी सेम एंगल पे क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। यहाँ से हमारा ये रूल खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला रूल। मैं एक रूल आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे नहीं दिया है स्लाइड पे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। कि सपोज हमारे पास कोई मिरर है, कौन सा मिरर है, बल्गिंग पार्ट पे कोटिंग है ना, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, पोल, और पोल और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन कौन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका जस्ट हाफ क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ, सॉरी ये पूरी लाइन हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और जस्ट हाफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो आपने पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। और जो लास्ट वाला रूल जो मैं बता रहा हूँ वो इसका जस्ट उल्टा है। क्या उल्टा है, ध्यान से देखिए, मैं जल्दी से बना रहा हूँ। पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। और दूसरा रूल क्या कहता है, जो अभी मुझे यहाँ पे बनाना है, वो रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और आप देखिए ये दोनों रूल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। पैरेलल गई तो प्रिंसिपल फोकस से, और अगर प्रिंसिपल फोकस से गई तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये एक लास्ट रूल बच रहा था। ठीक है बेटा, और यही मैं आपको उसके लिए भी बना के दिखा दूं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, कॉन्वेक्स मिरर की जो कोटिंग होती है वो बेटा इनसाइड होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, पीछे बिहाइंड द मिरर, फोकस भी कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, और ये गई हमारी कौन सी रे, कहाँ की तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। लेकिन ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कैसे जाएगी, तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, रूल लेकिन सेम रहेगा कि अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ये रूल हमें इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब चलते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये जो टेबल आपको यहाँ पर दिख रही है सामने, ठीक है, आपको जो ये टेबल दिख रही है, ये टेबल दी गई है इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्मेशन की टेबल दी गई है ये आपको दी गई है कॉनकेव मिरर की। किसकी दी गई है, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। ठीक है, मैंने इसको पहले लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें
इस पूरी टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम समझेंगे कि इमेज कैसे कैसे बनती है। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी होगी उसकी पोजीशन क्या होगी। उसके बाद हमें दी गई है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी कहाँ जा करके, फिर उस इमेज का साइज क्या होगा, और साइज होने के बाद हमें क्या बताना होगा, उस इमेज का नेचर। नेचर मैंने अभी आपको बताया था, कैसी इमेज, रियल इमेज। अच्छा, मैंने पीछे एक स्टेटमेंट बोला था कि रियल इमेज सेम साइज की होती है, बट सेम साइज के अलावा रियल इमेज छोटी साइज की भी होती है या बड़ी साइज की भी होती है। लेकिन रियल इमेज कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, और वर्चुअल इमेज जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर सारी रियल इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस को छोड़ करके, जिसमें वो कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब हम जल्दी से बनाते हैं कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रूल पर, अब बारी आ गई है रूल को अप्लाई करने की। तो आ गई है सबसे पहली इमेज हमारी कॉनकेव मिरर की। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं रूल। और इमेज फॉर्मेशन किससे करनी है हमें, कॉनकेव मिरर से। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया क्या, जो कर्व होता है उस कर्व के अगर बल्गिंग पार्ट पे या आउटर पार्ट पे या उभरे हुए पार्ट पे हम कोटिंग करेंगे तो वो कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल। उसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। तो अब हमें बनानी है इमेज। तो आई हैव अ ब्लैंक स्लाइड जहां पर मैं आपको इमेज बना करके दिखाता हूं, ठीक है। किससे बना रहे हैं हम लोग इमेज, कॉनकेव मिरर से। किससे बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर से। इसमें 6 केस होंगे बेटा। हम लोग सबसे पहला केस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिनोट करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। कहाँ पे रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे। अब हम बनाते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कर्व के आउटर पार्ट पे, बल्गिंग पार्ट पे जो कोटिंग करी जाती है वो कौन सा मिरर कहलाता है हमारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर के मिड पॉइंट, पोल और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो उसका हाफ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। बेटा ये जो आप जगह देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद की जगह, इसे हम बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बाद का जितना भी पार्ट होता है उसे हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे ही रखा हुआ है। तो आइए हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो ये रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों साइड पे शो कर रहे हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट से जो इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलेंगी, मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराती है तो उस ऑब्जेक्ट से फिर लाइट रे टकरा करके कहाँ तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक, और हम उसे उस इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले लाइट रे चलेंगी, और वो लाइट रे कैसे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और याद करिए सबसे पहला वाला रूल क्या था, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर के गुजरती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टिंग साइड से टकराने के बाद वो कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, आप लोग स्केल का यूज करिएगा और अच्छी सीधी लाइन बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी इमेज, हमारी लाइट रे टकराने के बाद कहां से होकर के जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से। अब मैं आपको बता दूं रियल इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सिंपल सा है, कि कब रियल इमेज बनेगी और कब वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे पहचानें कि कब रियल इमेज बनेगी और कब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो बेटा आफ्टर
रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होता है तब तक वो कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इमेज बनेगी रियल। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। तो आप देखो ये लाइट रे गई, ये रिफ्लेक्टिंग साइड से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, प्रिंसिपल फोकस से। तो दूसरी वाली भी रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर गई, फोकस से। और आप देखिए ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पे। और एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज बनने के साथ इमेज बनेगी कहाँ पे, तो जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज। तो हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, इनफाइनाइट पे। और हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हो। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, प्रिंसिपल फोकस पे, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। अब बेटा बात आ जाती है नेचर ऑफ इमेज की, कि इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि रियल इमेज हम कैसे पहचानेंगे, कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो इमेज कैसी, रियल। और अगर इंटरसेक्ट नहीं किया है तो इमेज कैसी, वर्चुअल। तो इंटरसेक्ट यहाँ पर हुआ है, इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। रियल होने के साथ जितनी भी रियल इमेज होती हैं, मैं यहाँ पर स्टार बनाए दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, तो जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सारी की सारी होती हैं इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सारी की सारी होती हैं इन्वर्टेड। कैसे, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट माना था जिसके इमेज बना रहे थे, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हम इस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है या बी है, ठीक है। सपोज ये आपको मेरा पेन दिख रहा है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड ए है और ये नीचे वाली साइड क्या है, बी। और जब इसकी इमेज बनेगी जा करके ना, तो बनेगी तो रियल, लेकिन कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी। जो साइड वहां पर ऊपर थी यहाँ पे कैसी हो जाएगी, नीचे। और जो यहाँ पर नीचे थी वो साइड कहाँ पे हो जाएगी, ऊपर। तो सपोज अगर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी था, ऊपर वाली साइड क्या थी, ए और नीचे वाली बी, तो इस बार यहाँ पर जो साइड होगी बी ऊपर हो जाएगी और ए कहाँ पे हो जाएगी, नीचे। दूसरा, हमें चेंज शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, डैश। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था ए और बी, और जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी बी डैश और ए डैश। और इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, ठीक। तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज हो गई, हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, और नेचर ऑफ इमेज हो गया। अब बात आती है साइज ऑफ इमेज की। किसकी, साइज ऑफ इमेज की, कि इमेज का साइज क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप देख रहे हो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है इमेज बहुत छोटी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। इसलिए जो हम साइज लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज, जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट के साइज की बहुत छोटी इमेज हमें मिलने वाली है। तो ये आपका हो गया रूल इमेज फॉर्मेशन नंबर 1 फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक बात अभी जो मैं एक पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, वो पैटर्न ये होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर होती जाएगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाता जाएगा ना, इमेज का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाएगा। ये पैटर्न अभी आपने सिर्फ एक इमेज बनाई है, 2-3 इमेज बनाने के बाद आपको ये पैटर्न यहाँ पर क्लियरली शो होने लगेगा। अब आता है हमारा केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इस बार ये हमारा इनफाइनाइट था, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इससे इमेज बननी है हमें, चलिए बनाते हैं हम लोग अपनी खुद की इमेज। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो जल्दी से कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कर्व सरफेस पे, बल्गिंग पार्ट पे, आउटर पार्ट पे कोटिंग करेंगे तो कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर। ये हो गई हमारी लाइन जो किसको मिलाती है, पोल को और किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये वाला हमारा पार्ट इनफाइनाइट था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो होगी बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद।
कहीं कहीं पर इसकी हेडिंग अलग लगी होती है, वहां लिख देते हैं बिटवीन इन्फाइनाइट एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फाइनाइट के बीच में। देखिए ये है इन्फाइनाइट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उसके बीच का पार्ट है, ठीक है। तो इमेज रखी है कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, एक रूल मैं आपको और बता देता हूँ, रूल समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो चलिए ये हमारी लाइट रे गई और किससे टकराई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी कहाँ पर, तो रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरी रे जो है वो हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है इमेज कहाँ पे बनेगी। हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी, तो मैंने बताया था कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। तो ये हमारी लाइट रे जो यहाँ से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो गई, और ये हमारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब बात आती है कि नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज आप देख के बताइए इस बार। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और मैंने बताया था कि जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसे इन्वर्टेड होती है, चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी है, ठीक है, तो जब इसकी इमेज बनेगी ना तो बी वाला सिरा ऊपर दिखेगा और ए वाला कहाँ पे दिखेगा, नीचे। और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो चेंज शो करने के लिए हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी और इमेज क्या है, बी डैश और ए डैश, ठीक है। अब आते हैं, हमारा क्या क्या हो गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई है, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई है, नेचर ऑफ इमेज हो गई। अब आते हैं साइज ऑफ इमेज पे। किस पे, साइज ऑफ इमेज पे। देखिए बेटा ये रखा हुआ आपको ऑब्जेक्ट और ये बनी आपकी इमेज। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है, लेकिन इस बार बहुत छोटी नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे कि जो इमेज है वो हमारी कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 2। आपने देखा ना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे इमेज बड़ी हो रही है और इमेज मिरर से क्या हो रही है, दूर हो रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रही है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है इमेज का साइज जो है बढ़ रहा है। पहले पॉइंट साइज थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, अभी बढ़ के क्या हो गई है, डिमिनिश्ड। अब हम पढ़ते हैं अगला केस, जो हमारा केस नंबर कौन सा होगा, थर्ड। थर्ड क्या होगा, ये वाला हमारा कि इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इससे जो चलने वाली रेज हैं वो टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, हमारी इमेज बनेगी। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी इमेज खुद से। आइए सबसे पहले हम लोगों ने बनाया क्या, कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि इसके बल्गिंग पार्ट पे क्या है, कोटिंग है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। और इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। अब रूल लगाते हैं। मैंने बताया था कि पहली जो लाइट रे होगी वो हमेशा कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पहली लाइट रे कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जो पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। कहाँ से जाती है, फोकस से। और जो दूसरी लाइट रे होगी वो हमारी जाएगी किससे, प्रिंसिपल फोकस से। आप देखिए फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल दोनों एक साथ आ चुके हैं यहाँ पे।
फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर के जाएगी, और अगर फोकस से जाती है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या कर देगी, इसको इंटरसेक्ट कर देगी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ पे क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इमेज में कहाँ बन गई, सेम उसी जगह पे बन गई। ठीक है, अब डिटेल लिखते हैं। डिटेल क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज भी हमें कहाँ मिल गई, इमेज भी हमें मिल गई एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर ऑफ इमेज पे जाते हैं, इमेज का नेचर कैसा है बेटा, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही ना, देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइट रेज आई यहाँ पे, और ये वाली लाइट यहाँ फोकस से होकर के कहाँ टकराई, यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल। और अगर रियल इमेज है तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। और बात करते हैं साइज की। अब आपको पैटर्न क्लियरली दिख जाएगा जो मैंने सबसे पहले वाली इमेज पे बोला था। क्या बोला था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी और मिरर से दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस बार आप देख सकते हो कि जो इमेज का साइज है वो बिल्कुल सेम बना है। तो क्या लिखोगे आप, इमेज का साइज ऑफ इमेज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है तो अगर इसका नाम मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लूँ कोई सा भी, अगर हमारी ये इमेज है ए और बी, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर ए और बी है तो इमेज जो है वो बी डैश और ए डैश हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ए और बी माना है तो जो इमेज है वो बी डैश और ए डैश हो जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि इस पर एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। और ऐसे नहीं देते हैं न्यूमेरिकल, वो एक केस बनाते हैं। एक्चुअली में आपके सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडीज आती हैं, उन्हीं केस स्टडी के बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है जरूर, जो मैं खुद कराने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला केस हमारा है कि देखिए आपने जो है कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रखे, जरा से एक रिकैप ले लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं। कॉनकेव मिरर, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट पे, उसके बाद कहाँ पे रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ पे रखने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो चलिए इसकी इमेज हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, बहुत बार बना चुके हैं, अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि आउटर पार्ट पे, बल्गिंग पार्ट पे जब कोटिंग करते हैं तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो जोड़ती है पोल को और किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। मिड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस। और इस बार ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर वही रूल कि जो पहली लाइट रे चलेगी वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से। और जो दूसरी लाइट रे होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से, और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पर क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज। तो आइए हम लोग नोटेशन लिख लेते हैं, क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ थी इस बार बेटा, इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। और जो इमेज कहाँ पे बनी हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आप देख रहे हो बेटा, ये हमारा इनफिनाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इस एरिया पे कट, इस एरिया पे इमेज बनी हुई है ना, तो इमेज कहाँ पे बनी हमारी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक बात, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम नेचर लिख लेते हैं इमेज का एक बार। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनाएगी। और जो साइज ऑफ इमेज होगा, अब इमेज का साइज देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, आप इनलार्ज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है इमेज, बड़ी बनी है। ये था आपको ऑब्जेक्ट ए और बी, और ये आपकी इमेज बनी है बी डैश और ए डैश। ठीक है, कितने केसेस हमने पढ़ लिए, 4 केसेस, अभी 2 केसेस इसके और बाकी हैं। ठीक है, जल्दी से उनको कवर करते हैं।
ये आ गया आपका अगला केस, ठीक है। देखते हैं हम लोग, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा था, इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। चलिए बनाते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी आउटर साइड पे कोटिंग होती है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, मिलाती है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। और इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। पहली जो लाइट रे होगी वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है बेटा, वो कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। अब दूसरी लाइट रे कहाँ ले जाए, तो याद करिए रोल नंबर 3 कि अगर हम किसी लाइट रे को किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो सेम एंगल पे वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगली लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहीं से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नोटेशन लिखते हैं, फिर आपको एक चीज बताते हैं यहाँ पे क्या। सबसे पहले हम जरा लिख लें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था इस बार, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे। फिर हमें लिखनी है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनी। फिर हमें लिखना होता है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और फिर हमें क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो पोजीशन तो एट एफ हो गई। अब मैंने बताया कि इमेज कहाँ पे बनेगी, आप बताइए इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी। मैंने बताया था कि इमेज वहां पे बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और इंटरसेक्ट यहाँ पे तो कर नहीं रही है। अब क्या करें, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है बेटा कि आप देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे आपको ये दिख रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दिख रही है, और दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और पैरेलल रे का एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि पैरेलल रेज एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पैरेलल रेज एक दूसरे को इनफिनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इनफिनाइट पे। इसलिए जो इस बार हमारी इमेज बनेगी जा करके, वो कहाँ पे बनी जाके, इनफिनाइट पे बनेगी जा करके, ठीक है। तो इस बार जो साइज होगा इमेज का, वो साइज हाईली इनलार्ज्ड होगा। क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा। मतलब इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। अभी आपको याद होगा जब मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के एग्जांपल बताए थे, तो बताया था कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि हमारे जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उनमें जो कैविटी होती है या जो प्रॉब्लम आती है उसे हम कैसे देखेंगे, उसे डॉक्टर कैसे देखेंगे, ऐसे तो क्लियरली उन्हें समझ नहीं आता है, तो वो कॉनकेव मिरर की हेल्प लेते हैं। कॉनकेव मिरर से क्या होता है, उस छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन जाती है, काफी बड़ी बन जाती है, और वो क्लियरली उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इमेज जो हमारी बनेगी वो हाईली इनलार्ज बनेगी। और नेचर की बात करें तो ये इंटरसेक्ट कर रही है जाकर के इनफिनाइट पे, और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर हमारा कैसा होगा इमेज का, रियल। और अगर नेचर रियल है तो इमेज कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ केस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अगली और लास्ट इमेज की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसी इमेज है जो कॉनकेव मिरर कैसी बनाता है, वर्चुअल। अभी तक आप 5 केसेस पढ़ते आ रहे हो, पांचों केसेस में इमेज कैसी बनी है, रियल। और ये ऐसा केस है जिसमें इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया गया है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो हम लोग खुद से अपनी इमेज बनाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, काफी देर से ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, फिर ड्रॉ करेंगे समझने के लिए कॉनकेव मिरर। और अब तक आपको याद हो गया होगा कि अगर आउटर पार्ट पे या बल्किंग पार्ट पे कवरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। और ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो जोड़ती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। और इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं और समझते हैं क्लियरली। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ये हमारा लास्ट केस है, क्योंकि अब हम पोल पे ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे जाके, बिल्कुल मिरर के नजदीक कैसे रखेंगे जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहली रे कैसी चलेगी, पैरेलल। कैसी चलेगी, पैरेलल। और जो रे पैरेलल चलती है
जो रे कैसी चलती है, पैरेलल चलती है। वो कहाँ से होकर के गुजरती है, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर के जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे यहाँ पे किसी एंगल पे स्ट्राइक होगी, इंसिडेंट होगी, और यहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले मैं कुछ नोटेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। कहाँ पे है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक, और बात आती है पोजीशन ऑफ इमेज की, कि इमेज कहाँ पे बने। तो इससे पहले तो दोनों रेस पैरेलल थी तो इनफाइनाइट पे जाके मिल जा रही थी, लेकिन ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हें रियल में नहीं लेकिन इमेजिनरी मिलाएंगे, इन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिलाने का काम बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हम भी मिलाते हैं और इन रेस को पीछे ले जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे इमेज किससे बनती है, इमेज इंसिडेंट रे से तो कभी नहीं बनने वाली, इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने से। तो हम किन्हें मिलाएंगे जाकर के, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाएंगे जाकर के। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, हम इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर लिए जा रहे हैं, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, हम इसको पीछे लेकर के गए, तो इस पॉइंट पे जा करके ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन कैसे, इमेजिनरी, वर्चुअल, रियल में नहीं हुई है। और यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, एक बात आप और देख रहे थे, ये अभी तक जितनी भी इमेजेस बन रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, और ये वाली जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनी है जाकर के, ऊपर बनी है जाकर के। तो ये इमेज कैसी होगी, अब वर्चुअल है तो इन्वर्टेड नहीं होगी, इस बार ये इमेज होगी इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आई बेटा, देखो बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। मैंने आपको बताया था बिहाइंड द मिरर क्या होता है, याद करिए, आज की ही क्लास में मैंने आपको बोला था कि बिहाइंड द मिरर क्या होता है। बिहाइंड द मिरर क्या होता है, ये जो कोटिंग वाली साइड होती है ना, यही हमारी कहलाती है बिहाइंड द मिरर, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो कहलाती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज बनी जा करके कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। और अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इस बार बेटा उल्टी इमेज नहीं बनी है, इस बार इमेज कैसी बनी है, सीधी ही बनी है, इसलिए इमेज का नाम हम रखेंगे ए डैश और बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी था तो जो इमेज है वो है ए डैश और बी डैश। ठीक, अब बात आती है बेटा नेचर ऑफ इमेज की। इमेज का नेचर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, कैसा है। इमेज का नेचर है वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ने एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। और अगर वर्चुअल है तो इस बार ये इन्वर्टेड नहीं होगी, ये इमेज होगी इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट मतलब सीधी, और इसे हम अपराइट भी बोलते हैं, अप राइट भी बोलते हैं। इमेज बनेगी इरेक्ट या अप राइट। ओके, और अब बात आती है, पोजीशन हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, नेचर हो गया, बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। इमेज का साइज, आप ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट छोटा सा, और ये इमेज देख रहे हो इसकी बड़ी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट जो है इमेज से छोटा है और इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसलिए साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा, या इसको कह सकते हैं बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे 6 के 6 केस खत्म होते हैं, कौन से मिरर के, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह पे मिलने वाले हैं। कई बार आपको इमेज की पोजीशन देगी, कई बार आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे देगा, और इस तरीके से आपको इमेज बनानी होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने 2 मिरर पढ़े थे, एक पढ़ा था कॉनकेव मिरर और एक पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को तो अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इमेज तो हमें उससे भी बनानी है, इसलिए हम उससे भी इमेज बनाएंगे। नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर का टेबल, जिसमें हमें बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही चूज करने हैं, एक इनफिनाइट पे और दूसरा कहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत है, मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा होगा एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो ऑब्जेक्ट को आप इनफिनाइट पे रख दो, और दूसरी बार में आप कहाँ पे रख दो, पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, इमेज एक ही जगह पर बनने वाली है। पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे, इमेज हमेशा एक ही जगह पर बनेगी। तो इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं। ठीक है, तो हम केस समझते हैं। टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पढ़ने के काम आएगी, समझने के काम आएगी। ये देखिए, ये हमारा पहली इमेज,
इसको हम बनाते हैं सबसे पहले बेटा। तो बहुत देर से हम लोग कॉनकेव मिरर बना रहे थे, अब बारी आई है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक, कोटिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। और कॉनकेव मिरर में कोटिंग होती थी आउटर साइड पे, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो कोटिंग होती है वो इन साइड पे होती है, अंदर की साइड पे होती है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, और जिसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर से मैं फिर आपको बताने वाला हूँ बेटा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो मिरर के बिल्कुल सामने होता है। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है। और बिहाइंड द मिरर भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस साइड पे कोटिंग होती है वो बिहाइंड द मिरर, जिस साइड पे कोटिंग होती है वो बिहाइंड द मिरर, और जो साइड रिफ्लेक्टिंग होती है वो क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, तो पहला केस क्या है, पहला केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दें, और उसे कहाँ रख देंगे, एट इनफाइनाइट। कहाँ पे रख देंगे, इनफाइनाइट पे रख देंगे। चलिए रखते हैं भाई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को, ये हमने रखा इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से जो रेस चलती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, और ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस, और ये टकरा जाएंगी किससे, मिरर से, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, और तो ये क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे रिफ्लेक्ट। अब इमेज कैसे बने भाई, इमेज तो तभी बनेगी ना, पहला रूल याद है क्या था, पहला रूल था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जाएगी, फोकस से। लेकिन ये तो पहले ही टर्न होली, अब इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। हम मिलाएंगे किसको, रिफ्लेक्टिंग रेस को। तो चलिए मिलाते हैं रिफ्लेक्टिंग रेस को। कैसे, ये रिफ्लेक्टिंग रेस हैं, इन्हें हम कहाँ की तरफ लाएंगे, पीछे फोकस की तरफ लाएंगे। वर्चुअली लाए हैं, इस वजह से इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था एट इनफाइनाइट, अब आ गई है बात पोजीशन ऑफ इमेज की। इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, एट एफ, फोकस पे तो होगी, फोकस पे तो होगी, लेकिन कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। फोकस पे तो होगी लेकिन कहाँ पे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के पीछे है ना। और आप देख रहे हो छोटी सी इमेज बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा बेटा। क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमारी पोजीशन हो गई, हमारी इमेज हो गई, हमारा साइज हो गया, और अब बचता है क्या, नेचर ऑफ इमेज। क्या बचता है, नेचर ऑफ इमेज। जल्दी से समझ लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो बेटा रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी, हमें मिलाना पड़ा, तो ये नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होती है, सीधी इमेज, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अपराइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपराइट भी बोल सकते हैं। सो टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लास्ट केस और लास्ट इमेज। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 केस बनाता है, ज्यादा परेशान नहीं करता है हमें। आते हैं हमारा जो लास्ट केस है, ये लास्ट केस क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखो, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, बिल्कुल पोल पे मत जाके रख देना। बाकी आप कहीं पे भी रखो जाके, इमेज हमेशा कहाँ मिलेगी, एक ही पॉइंट पे मिलेगी, और वो पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने इमेज बनाते हैं खुद से। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा हमें, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कैसे, उसकी इन साइड पे कोटिंग करके और आउटर साइड को क्या बना करके, रिफ्लेक्टिंग बना करके। और ये हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारी हो गई पूरी प्रिंसिपल एक्सिस। और कह रहा है कि पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो। सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, तो पहली रे कैसे चलेगी, पहली रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहली रे कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको पता है कि जो रे पैरेलल जाती है, जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। लेकिन ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें फोकस से होकर के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो बनानी ही बनानी है। और इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसे
डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा वर्चुअली पीछे ले जाएंगे ताकि वो फोकस से मिल जाए, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से लेके जानी है, दूसरी रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएंगे तो क्या होगा बेटा, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, रूल क्या कहता है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम रास्ते पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। क्यों? अच्छा, सेम पाथ पे बाउंस बैक तो हो जाती है, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले कैसे जाए, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हमारी यही वाली है, इसलिए इसे भी हम कैसे ले जाएंगे, इसे भी हम, ये हमारी इमेजिनरी है ना, तो हम इसे इमेजिनरी लाइन को लेके जाएंगे। देखो कहाँ तक लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके जाएंगे। और इमेज बनने का रूल क्या होता है बेटा, इमेज बनने का रूल क्या होता है, इमेज बनने का रूल ये होता है कि जहां कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज कहाँ बनेगी, वहीं बनेगी। और आप क्लियरली देख सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का जो सेकंड वाला केस होता है, पहला केस तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखिए ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा आपको यहीं मिलेगी। और कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो नोटेशन लिख लेते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मैं लिखे दे रहा हूँ, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं पे भी लगा दो। अब आती है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनी, तो देखो बेटा ये होता है हमारा पोल और ये फोकस, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, लेकिन कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर बनी है, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो इसे नोट करना मत भूलें, और ये हमेशा याद रखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी सारी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। अब बात आती है नेचर ऑफ इमेज की, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा इमेज इसका, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं मिली है, वर्चुअली मिली है, इसलिए इमेज होगी वर्चुअल, और वर्चुअल होने के साथ कैसी हो गई, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होती है सीधी इमेज, जिसे हम अपराइट भी बोलते हैं, जिसे हम अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है। पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, पोजीशन हो गई इमेज की, नेचर हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं साइज ऑफ इमेज की। इमेज का साइज क्या है बेटा, ये देखो आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ये आपकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, सीधी बनेगी, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा सा, इमेज छोटी सी, तो साइज ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी बेटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, लेकिन कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। और ये आपका केस हो गया खत्म कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो आज के जितने भी टॉपिक मैंने आपसे प्रॉमिस करे थे वो सारे के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और जो आज का चैप्टर पढ़ा था उसका जल्दी से एक ओवरव्यू लेंगे उसी वाले वीडियो में। और इतने आसान तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं कि अब आपके पास कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आप ऐसे चुटकियों में उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हम मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ अगली वीडियो में। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसका साइन कन्वेंशन, और इतना इजी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत बढ़िया से बनने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आज की क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, पढ़ाई करते रहिए और इज योर स्टडी को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।